हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस नई क्लास में वेलकम। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का हमारा सेकंड जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, भू संसाधन एवं कृषि। तो ये जो भू संसाधन है इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो अभी तक पढ़ लिया था भारत में भू उपयोग वर्गीकरण और भू उपयोग जो परिवर्तन होता है उसके क्या कारण होते हैं, किस किस वजह से इसमें परिवर्तन होता है और उसके विभिन्न जो वर्गीकरण है वो हमने देख लिए थे। अभी इस क्लास में हम देखेंगे भारत में कृषि ऋतु या फसल ऋतु है। तो तीन प्रकार की फसल ऋतु होती है, जिनमें से एक है खरीफ की फसलें, दूसरी है रबी की फसलें और तीसरी है जायद की फसलें। तो जो खरीफ की फसलें होती है वो जून से सितंबर तक चलती है, जून महीने में बोई जाती है, सितंबर तक ये जो है वो काटी जाती हैं। उसके बाद में जो रबी की फसलें होती है वो अक्टूबर में बोई जाकर मार्च में काटी जाती है, मतलब सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें। और एक होती हैं जायद की फसलें जो विशेष करके सब्जियां होती है, तो ये उस आती हैं अप्रैल से जून महीने में। अब जो फसलें हैं प्रमुख, इनमें कौन कौन सी, जैसे खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, बरसात के समय बोई जाने वाली। उत्तर भारत में अलग फसलें हैं और दक्षिण भारत में अलग फसलें बोई जाती है। तो उत्तर भारत में अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की तो इसमें चावल आता है, कपास है, बाजरा है, मक्का, ज्वार, अरहर और ये दालें होती है, तुअर की जो दाल होती है, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों और जौ। इसी तरीके से अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की दक्षिण भारत में तो चावल वहाँ भी बोया जाता है, वहाँ भी मक्का होता है, रागी होती है, ज्वार और मूंगफली बोई जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रबी की फसलों की तो इसमें गेहूं आता है, चना है, तोरई, सरसों और जौ है, और इधर होता है चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। जायद की फसलें जिसमें वनस्पतियां होती है, सब्जी होती है, फल होते हैं और चारा फसलें उगाई जाती है, और यहाँ भी चावल है, सब्जियां हैं और चारा फसलें उगाई जाती है। तो ये है खरीफ की फसलें जो हम देख चुके हैं। ये जून महीने से प्रारंभ होकर के सितंबर माह तक बोई जाती है और इसमें कौन कौन सी फसलें हैं ये यहाँ पे हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रबी की फसलें। रबी की फसलें जो कि सर्दी की ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर माह में, और इसमें जो है ये फसलें होती है गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसलें होती हैं। जायद की फसलें जो कि ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु में बोई जाती हैं और विशेष करके इसमें फल और सब्जियां होती है, तो ये फल और सब्जियां होती है। अब हम बात करेंगे भारत में कृषि के प्रकार। तो देखो, एक होता है सिंचित कृषि, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, वो सिंचित क्षेत्र कहलाता है। तो सिंचित क्षेत्र, और दूसरी होती है बारानी कृषि, और इसे हम वर्षा निर्भर कृषि भी कहते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे जो कृषि की जाती है, जो कि पूरी तरह से बरसात पर निर्भर करती है, बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए इसे बारानी कृषि कहा जाता है। अब ये जो सिंचित कृषि है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा होता है उत्पादक सिंचाई कृषि। इसी तरीके से बारानी कृषि जो है इसे शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में कृषि को मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस आधार पर कृषि को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। अभी हमने बात करी सिंचित कृषि और दूसरी है वर्षा निर्भर बारानी कृषि। सिंचित कृषि में क्या होता है कि सिंचित कृषि में वर्षा के अलावा अन्य साधनों के द्वारा फसल को आवश्यक आर्द्रता प्रदान की जाती है। सिंचाई के उद्देश्यों के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं। तो रक्षित कृषि पहली कृषि होती है। अब ये रक्षित कृषि क्या होती है कि इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य पानी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। साधारण शब्दों में समझे तो वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो बरसात के अलावा जब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है तो वो पानी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। अब है उत्पादक सिंचाई, जो दूसरी सिंचाई है। तो इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है फसलों को सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध करवा करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। रक्षित सिंचाई की तुलना में उत्पादक सिंचाई में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। फिर होता है वर्षा निर्भर कृषि। तो वर्षा निर्भर कृषि जो होती है, जिसे अपन बारानी कृषि के नाम से जानते हैं, तो ये जो बारानी कृषि होती है, इस बारानी कृषि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस वर्ग में कृषि के उस प्रकार को शामिल किया जाता है जो जलापूर्ति के लिए पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो पूर्ण रूप से वर्षा पर जो निर्भर होती है, जो फसलें, जो कृषि निर्भर होती है, वो बारानी कृषि के अंतर्गत आती है। और कृषि की ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्षा पर निर्भर कृषि को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो इसमें से दो भागों में बांटा जाता है। उसमें से एक तो होता है शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि में क्या होता है कि वह प्रदेश जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वो शुष्क कृषि क्षेत्र कहलाता है।
और इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऐसी फसलें उगाई जाती है जो सहने में सक्षम हो, मतलब पानी की कमी को सह सके। उदाहरण के लिए जैसे रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना है, ओट है और चारा फसलें हैं, ये इसमें आती हैं। इसके अलावा इसमें वर्षा जल के उपयोग के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होती है आर्द्र भूमि कृषि। तो ये जो बारानी कृषि है इसका दूसरा रूप जो है वो है आर्द्र भूमि कृषि। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ऋतु में वर्षा पौधों की जरूरत से अधिक होती है वो आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वह फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे चावल है, जूट है, गन्ना है आदि, तो इनको पानी की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत में कृषि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, सिंचित और बारानी। सिंचित के दो भाग हो गए और बारानी के भी दो भाग हो गए। अब है सिंचित कृषि, तो इसे हम पढ़ चुके हैं। वर्षा निर्भर बारानी कृषि, इसे भी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम भारत में फसल प्रतिरूप। ये जो फसल प्रतिरूप होता है, इस फसल प्रतिरूप में हम देखेंगे कि निम्नलिखित फसल प्रतिरूप पाए जाते हैं। पहला होता है खाद्यान्न फसलें। अब देखो खाद्यान्न फसलों में क्या होगा कि जो खाद्यान्न के काम में आने वाली फसलें हैं, जो खाद्य फसलें हैं, इसमें भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की खाद्यान्न फसलों को महत्व को मापा जाता है, जो देश में समस्त बोएगी क्षेत्र में 2/3 भाग पर बोई जाती है। अब जैसे खाद्यान्न में अनाज आता है, तो अनाज में अगर हम देखें तो अनाज में क्या होता है कि भारत में कुल बोएगे क्षेत्र का लगभग 54% भाग जो है उस पर अनाज बोया जाता है। और इस 54% अनाज में भी आप देखेंगे कि भारत का जो है वो विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन करके अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। तो अगर पूछा जाता है कि भारत का अनाज उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पर चीन आता है और अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिनमें उत्तम अनाज भी होते हैं जैसे चावल और गेहूं, और मोटे अनाज भी होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि। मुख्य अनाजों का अगर हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की। चावल मुख्य अनाजों में पहले स्थान पर रहता है और चावल के उत्पादन जो है ना, भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। इस बात का ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की जनता का मुख्य भोजन क्या है, तो वो चावल होता है। अब यह जो है एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल होती है चावल, और चावल उत्पादन में चीन के बाद में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें ली जाती है, जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत में चावल के प्रमुख और गौण क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र हैं चावल के, प्रमुख क्षेत्र भी हैं और गौण क्षेत्र भी है। प्रमुख मतलब जहाँ पे ज़्यादा जो वो चावल बोए जाते हैं। तो आप इस नक्शे में समझ सकते हैं, नक्शा अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ये आप कर सकते हैं ऐसे ना। प्रमुख जो ज़्यादा गहरा काला भाग है ये प्रमुख क्षेत्र है, और जो कम गहरा भाग है ये गौण चावल उत्पादक क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरे जो प्रमुख फसल होती है उत्तम फसलों में अगर हम बात करें तो वो है गेहूँ। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। तो पहला प्रमुख अनाज तो हो गया चावल, और दूसरे स्थान पे आता है वो होता है गेहूं। गेहूं मुख्यतः जो है ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होती है, और यह रबी की फसल में बोया जाता है। रबी नहीं है यहाँ पे, रबी की फसल में इसे बोया जाता है। तो ये जो रबी की फसल होती है, इस रबी की फसल में इसको बोया जाता है, और इसमें विशेष करके रबी की फसलें जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती है ना, रबी की फसल में ये बोया जाता है। ठीक है, ये चावल उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र जो ज़्यादा गहरा भाग है और जो कम गहरा भाग है ये गौण गेहूँ उत्पादक क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं ज्वार की। तो भारत में ज्वार जो है ये मोटे अनाजों में गिनी जाने वाली एक फसल है। उसके बाद बाजरा आता है, ये भी मोटे अनाजों में गिना जाता है। फिर आता है मक्का, इस मक्का को भी मोटे अनाजों में गिना जाता है। और मक्का एक खाद्य एवं चारा फसल है। ध्यान रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो ये खाद्य फसल भी है और चारा फसल भी है। मुख्य राज्य जो है वो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बोई जाती है। दूसरे बात जो इस चीज़ें हैं वो है दालें। तो दालों के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होता है। दालें प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी भोजन का प्रमुख संगठन है दाल। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फलीदार फसलें हैं, फलीदार जो फसलें होती है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण
यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती हैं। जो फली वाली जितनी भी फसलें होती है ना, फली वाली जो फसलें होती है, ये मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाती है। दालों में अगर हम बात करें तो दालों में चना है, अरहर है, उसके बाद यहाँ पे तिलहन है ना, तिलहन है, मूंगफली है, उसके बाद तोरिया है और सरसों आदि फसलें जो वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है चना। तो भारत विश्व में दाल उत्पादन क्षेत्र देशों में प्रमुख है और यहाँ पर बोई गई लगभग क्षेत्र का 11% दालें बोई जाती है। उसके बाद चना और अरहर भारत की प्रमुख दाल फसलें हैं। तो दाल फसलों में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो चना और अरहर ये जो है वो दालों में आती हैं। उसके बाद देखो बच्चों, तुअर है, तुअर या अरहर जिसे हम कहते हैं, ये भी एक प्रमुख जो है वो एक दाल फसल होती है। इसे लाल चना और पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार बनता है, इसे लाल चना या पीजन पी के नाम से जाना जाता है। तो ये अरहर होती है। भारत के कुल बोए के क्षेत्र का लगभग 2% भाग पर अरहर की खेती की जाती है और इसके प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। फिर आता है तिलहनों का स्थान। तो खाद्य तेल के उत्पादन के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा का पठार, मराठवाड़ा जो है हाँ, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख जो है वो तिलहन उत्पादन क्षेत्र है ना, भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादन क्षेत्र हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। तिलहन फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन और सूरजमुखी है। ठीक है, फिर अब देखो ये वजह से मूंगफली है। उसके बाद अन्य जो फसलें आती है, अन्य तिलहन फसलें, इसमें सूरजमुखी हो गई, सोयाबीन हो गया, ये यहाँ पे सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गई। और सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। सोयाबीन के अगर अग्रणी राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उसके बाद में सूरजमुखी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि प्रदेशों में बोई जाती है। रेशेदार फसलों की अगर बात करें तो कपास और जूट इसमें आते हैं। ठीक है, कपास और जूट भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास और जूट ये दो प्रमुख रेशेदार फसलें हो गई। और कपास के उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वैसे भारत का हर क्षेत्र में लगभग दूसरा स्थान ही आता है। कपास उत्पादक राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी तरह से जूट भी आ जाएगा इसमें। फिर अन्य फसलें आती है। तो अन्य फसलों में गन्ना हो गया। उपरोक्त फसलों के अलावा गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, ये भारत की अन्य फसलें हो जाती है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तो इसमें भी भाई दूसरा स्थान है भारत का। और उत्तर प्रदेश जो है ना, वो पूरे देश का लगभग 40% गन्ने का उत्पादन करता है। फिर आती है कॉफ़ी। तो जो चाय जो है ना, ये चाय में जाएगा। चाय जो है एक रोपण फसल है। चाय जो है ये एक, यहाँ पे चाय है, कॉफ़ी नहीं है, ये चाय है। हाँ, तो चाय, अब चाय की बात अगर हम करते हैं तो चाय जो है ना, ये एक रोपण फसल है, मतलब रोपा जाता है इसे, जिसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। विश्व में भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चाय के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व की लगभग इतने प्रतिशत चाय भारत में उत्पादित होती है। असम जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में चाय का उत्पादन करता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल आदि राज्य भी हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। तो भारत में विश्व का लगभग 3.7% कॉफ़ी जो है वो उत्पादित की जाती है। कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो ये पहली चीज़ है जो भारत 7वें स्थान पर गया है। बाकी भारत का हर चीज़ में दूसरा स्थान रहता है और चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कर्नाटक है, केरल है और उसके बाद तमिलनाडु है। ये मुख्य रूप से कॉफ़ी की यहाँ पे खेती की जाती है और अकेला कर्नाटक जो है वो देश का 2/3 से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। उसके बाद आती है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। तो भारतीय कृषि की समस्या में एक तो क्या होता है कि जोत जो है ना वो यहाँ की छोटी होती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये भी एक समस्या है। उसके बाद अल्प बेरोजगारी, ये भारतीय कृषि की एक समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये हमने 3rd चैप्टर किया और इसी तरीके से जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे और इसके कंप्लीट नोट्स आपको अपने ऐप में मिल जाएंगे बच्चों। ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पे लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे सारे लिंक मिल जाएगी। जब आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो नंबर लिख दीजिए, नंबर है 9079622989। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 90
नंबर है 9079622989। ठीक है, तो ये हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा है और इसकी कंप्लीट जो पार्ट है, दोनों पार्ट आपको अवेलेबल करा दिए हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला जो हमारा चैप्टर है उसको जल्दी से ही कंप्लीट करके और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।